नमस्कार प्यारे साथियों। पिछली क्लास में हमने पंचायती राज के अंतर्गत देखा था कि किस प्रकार स्वतंत्रता के पूर्व भारत में ग्रामीण विकास हुआ या पंचायती राज का विकास हुआ। इस बात के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि पंचायती राज से संबंधित जो भी वीडियो है उन वीडियोस पर आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई विद्यार्थी, कोई साथी जब इस वीडियो को देखता है और कहीं ना कहीं उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ अच्छा होता है, कुछ बेहतर होता है, उसके करियर में कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है, तो ये मेरे लिए भी एक अच्छी बात रहती है। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक ज़रूर कर दीजिए, करें कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि ये चीज़ मुझे भी एक प्रोत्साहन देती है, मुझे भी एक कह सकते हैं एक भाव लाती है कि हाँ, मैं लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, लोगों से जुड़ पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वह सार्थक हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि स्वतंत्रता के पूर्व यानी आज़ादी के पूर्व कैसे भारत में ग्रामीण विकास हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के पश्चात भारत में ग्रामीण विकास के चरण को आज हम देखेंगे, यानी कि भारत में जो पंचायती राज है, पंचायती राज किस तरीके से डेवलप हुआ, किस तरीके से स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ, उन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आज सोच रहा था कि यार, अगर हम पंचायती राज पढ़ रहे हैं और मैंने विद्यार्थियों से वादा किया है कि साथ में हम जीएस के भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, तो साथ में क्या कर सकते हैं। तैयारी के दौरान सबसे अच्छी तैयारी होती है जब आप चीज़ों को लिंक करना सीखें कि हिस्ट्री का कोई टॉपिक है उससे ज्योग्राफी को लिंक कर लिया, पॉलिटी का कोई टॉपिक है अन्य किसी सब्जेक्ट को लिंक करके पढ़ने लग गए। इससे चीज़ें लंबी अवधि के लिए याद रहती है। अगर मैं कहूँ आपसे कि 1971 में कोई चीज़ हुई तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन एक सीक्वेंस बता दूँ कि 1970 में ये हुआ, 69 में ये हुआ था, 71 में ये हुआ, 75 में ये हुआ, तो चीज़ें ज़्यादा याद होने को यहाँ पर कह सकते हैं जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही चीज़ों को लिंक करके पढ़ने से ज़्यादा फायदा है। जैसे कि पंचायती का राज का ये जो टॉपिक है, यही आप भारत के संविधान में पढ़ते हैं, वहाँ पर कुछ अनुसूची पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था में कुछ आप भाग पढ़ते हैं, कुछ अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के साथ कुछ विशेष चीज़ें आपको बताता चलूँ। जो आपका जीएस वाला 20 नंबर वाला जो टॉपिक है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें रहेगी, और एमपीजी के तो हम पढ़ेंगे ही, पंचायती राज की कुछ क्लासेस रहेगी। पंचायती राज की लगभग हम सप्ताह में 5 या 6 क्लासेस देखेंगे, और 1 या 2 क्लास में विशेष तौर पर हो सकता है थोड़ी सी लंबी क्लासेस रहो, या तो एमपीजीके की रखेंगे या किसी अदर सब्जेक्ट की, वो हम चेंज करते रहेंगे। बाकी पंचायती राज तो हमारा पूरा चलेगा ही। अदर सब्जेक्ट में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता चलूँगा जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण रहे। समय रहा तो मैथ्स के भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे, हिंदी के भी करेंगे। साथियों, जब भारत में पंचायती राज की बात आती है, एक चीज़ के लिए और मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज पंचायती राज की क्लासेस आपकी नहीं आ पाई या पंचायती राज की क्लासेस अपलोड नहीं कर पाए, उसके पीछे थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, बाकी चीज़ें रेगुलर है। जब पंचायती राज की बात आती है, स्वतंत्रता के पश्चात की जब हम बात करते हैं, आज़ादी के पश्चात की जब हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा मैं डिटेल में इस चीज़ को समझाऊंगा। स्टूडेंट्स का कहना है कि सर, हम पढ़ते तो बहुत है पंचायती राज के, लेकिन क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं हुए जब 2017 में हमने एग्ज़ाम दिया। उसके पीछे कारण था कि आपने चीज़ों को रटा लेकिन समझा नहीं। जब प्रश्न आता है तो हम 2 ऑप्शन सही समझ लेते हैं, तीसरे को हम समझ नहीं पाते। तो हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हुए चलेंगे। हो सकता है कि समय ज़्यादा लगे, लेकिन बेहतर होगा। जब 1947 की बात आती है, 1947 में जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, तो 1947 के पहले से कुछ गतिविधियां यहाँ पर प्रारंभ हुई, कुछ एक्टिविटीज प्रारंभ हुई। क्योंकि हमें आज़ादी के समय या तब तक भारत के संविधान का निर्माण करना था, और संविधान आप भी जानते हैं भारत में सर्वोच्च है। सर्वोच्चता का मतलब है कि भारत में जो शासन होता है वह संविधान के हिसाब से ही होता है। तो संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसका कार्य था संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा का क्या कार्य था कि आपको एक संविधान का निर्माण करना है। इस संविधान सभा का जब निर्माण किया गया, इसका जब गठन किया गया, तो इस संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को।
अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो इस चीज को आप नोट डाउन कर ले कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये एक फैक्ट है, क्वेश्चन आ सकता है। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और इस दिन इस सभा के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। जीएस में यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है और पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद की एक और डेट बता देता हूं जीएस के हिसाब से जो महत्वपूर्ण रहेगा, कि 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बहरहाल 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। तो जब पहली बैठक हुई तो पहली बैठक में जब चर्चाएं प्रारंभ हुई तो पहली बैठक में चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, किंतु स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर कोई भी बात नहीं की गई। और ये जो पहली बैठक थी, ये पहली बैठक कंप्लीट हुई। इसका मतलब यह है कि 9 दिसंबर 1946 को स्थानीय स्वशासन को लेकर कोई भी स्पष्ट मत नहीं मिला। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद की कहानी क्या हुई? इसके बाद की बात यह आती कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और किसी भी पार्टी में एक्टिव नहीं थे। यानी महात्मा गांधी का प्रभाव था, किंतु महात्मा गांधी किसी भी पार्टी में नहीं थे, वह संविधान सभा में भी नहीं थे। किंतु उनकी बातों को खारिज करना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता था, क्योंकि बातें उनकी तर्क संगत होती थी। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से उनकी बातों को मान लिया जाता था। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत में अगर अच्छे लोकतंत्र का विकास करना है, स्वस्थ लोकतंत्र का विकास करना है, तो भारत में सबसे निचले स्तर का जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की भी शासन में जन भागीदारी बढ़नी चाहिए, उसकी भी भागीदारी बढ़नी चाहिए शासन के विकास में। जिस दिन शासन की शक्तियां उस व्यक्ति के हाथ में भी आ जाएगी तो सच्चे लोकतंत्र का निर्माण हो जाएगा। यानी इनका मानना था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाना नहीं, बल्कि ये तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर चलता है, उसकी भागीदारी से चलता है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत औपचारिकता दी, इसको बहुत ज्यादा मानने की बात कही। अब चूंकि हमने देखा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में तो स्थानीय स्वशासन की चर्चा नहीं हुई, लेकिन गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना था और गांधी जी की बातों को मानते हुए संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई। स्थानीय स्वशासन को लेकर, ग्राम पंचायत को लेकर या पंचायती राज को लेकर एक लंबी बहस हुई, एक लंबी चर्चा चली। और जब चर्चा चली तो संविधान सभा को लगा कि नहीं, भारत में स्थानीय स्वशासन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन या पंचायत को स्थान दिया ही जाना चाहिए। इसलिए यहां पर स्थानीय स्वशासन को संविधान में हिस्सा दिया, संविधान में यहां पर इंक्लूड किया, संविधान में जोड़ा गया। जब स्थानीय स्वशासन या पंचायत को संविधान में जोड़ा गया तो इसे हमने कहा गांधी मॉडल आधारित स्थानीय स्वशासन। तो ध्यान रखना, यहां पर प्रश्न क्या बनेगा वह मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन किस मॉडल पर आधारित है। तो ध्यान रखना, गांधी मॉडल पर आधारित है। क्यों? क्योंकि गांधी जी का सपना था कि स्थानीय स्वशासन का विकास होना चाहिए, ग्राम पंचायत इन सभी का विकास होना चाहिए, और गांधी जी के मतों को मानते हुए यहाँ पर गांधी मॉडल पर आधारित स्थानीय स्वशासन का विकास किया। जो मैं चीजें लिख रहा हूं इसको एज इट इज आपको नहीं देखना है, मैं शॉर्ट रूप में लिखता हूं, फिर आपको मैं समझा देता हूं। यानी लंबी बहस हुई, लंबी चर्चा हुई और महात्मा गांधी या गांधी मॉडल पर आधारित स्थानीय स्वशासन को अपनाया गया, ये ध्यान रखना। अब एक जो रोचक तथ्य यहां पर सामने आता है उसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के बहुत बड़े पक्षधर थे।
उनका मानना था कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति, सबसे निचले स्तर का व्यक्ति की शासन में भागीदारी बढ़नी चाहिए। किंतु डॉक्टर BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर इस बात के पक्षधर नहीं थे। इस बात के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था कि स्थानीय स्वशासन को हिस्सा या स्थानीय स्वशासन का संविधान में उल्लेख नहीं होना चाहिए या इतनी शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। इसके पीछे उनका मानना था क्योंकि गांवों में शिक्षा का अभाव है और शिक्षा के अभाव के कारण गांव में जातिवाद, स्थानीयता, संकीर्णता, ये चीजें देखने को मिलती है। और देखिए, ये समस्या व्यक्ति विशेष की नहीं है कि अगर जातिवाद के तत्व मिल रहे हैं या स्थानीयता के तत्व मिल रहे हैं तो कोई व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी माना है कि इसका कारण है अशिक्षा। आप शहरों में जाकर शिक्षित व्यक्ति से मिलिए, हो सकता है कि उसके मत इस बात को लेकर, मतलब जातिवाद को लेकर बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन गांव में हो सकता है कि आपको ऐसे तत्व मिले। तो उसके पीछे कारण एक शिक्षा का है कि उसके पास शिक्षा का अभाव है, उसे पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिली, अर्थात हम उस व्यक्ति को दोषी नहीं मान सकते। दोष यह है कि उसे पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिल पाई। तो BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर इसलिए पक्षधर नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि गांवों में शिक्षा का अभाव है, इसलिए यहां पर स्थानीयता या जातिवाद की भावना रहती है, इसीलिए उन्हें स्थानीय स्वशासन को लेकर पक्षधर नहीं थे। तो ध्यान रखना, दो प्रश्न बन सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन किस मॉडल पर आधारित है? गांधी मॉडल पर आधारित। स्थानीय स्वशासन के पक्षधर कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। और स्थानीय स्वशासन के पक्षधर कौन नहीं थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं थे। तो जब स्थानीय स्वशासन का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 कहता है कि पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखना, प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन के बारे में बोला गया है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 या आर्टिकल 40 इस बारे में बताता है, इसके बारे में उल्लेख करता है। संविधान का अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान के भाग 4 से संबंधित है। भाग 4 में इसका उल्लेख मिलता है और इस भाग 4 को हम जानते हैं नीति निर्देशक तत्वों के नाम से। अभी आपको ये लग रहा होगा, अगर आप पहली बार चीजों को पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि सर ये भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है, अनुसूची क्या है। जब आप संविधान को पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, तो डिटेल में जानेंगे कि भाग क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं, अनुसूचियां क्या होती है। अभी केवल इतना समझिए, इतना आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई और पंचायतों के गठन की बात करते हुए यहां पर कहा गया कि ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आता है राज्य सूची के अंतर्गत, यानी कि ये राज्य सूची का हिस्सा है। कहने का मतलब भारतीय संविधान के भाग 4 में पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किए गए और चूंकि ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, स्थानीय निकाय से संबंधित है, तो इसे राज्य सूची का हिस्सा बना दिया गया। तो यहां से 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है कि पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान आर्टिकल 40 में किया गया है। आर्टिकल 40 भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख मिलता है और ये राज्य सूची का हिस्सा है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि सर ये राज्य सूची क्या है। भारतीय संविधान में 3 सूचियों का वर्णन मिलता है। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। मैं इसे उदाहरण से समझाऊंगा। देखिए, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो केंद्र से संबंधित होते हैं, जो संघ से संबंधित होते हैं। संघ और केंद्र एक ही बात होती है, संघ को ही हम केंद्र के रूप में जानते हैं। कुछ लोग इस बात को भी समझेंगे कि सर हम तो जानते हैं कि संघ को ही केंद्र कहते हैं, पर मैं बहुत जीरो लेवल से पढ़ाने में विश्वास रखता हूं ताकि कोई सा भी प्रश्न घुमा फिरा कर आ जाए, आपका गलत नहीं होना चाहिए। संघ को ही कहा जाता है केंद्र। तो कुछ कार्य ऐसे होंगे जो केवल केंद्र कर सकता है, कुछ कार्य ऐसे होंगे जो केवल राज्य कर सकते हैं। तो ऐसे कार्य जिन पर विधि बनाना या जिन पर कानून बनाने का कार्य संघ का हो, उसे कहते हैं हम संघ सूची। ऐसे कार्य जिन पर विधि या कानून बनाने का कार्य राज्य का हो, उसे कहते हैं हम राज्य सूची।
अब बात आती है समवर्ती सूची की। इसे मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले मैं एक उदाहरण से समझा देता हूं, अभी आपको चीजें समझ नहीं आ रही होगी। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके पिता ने कार्यों का बंटवारा किया कि आपका बड़ा भाई पर्टिकुलर ये काम करेगा, कि ठीक है ये काम उसका हो गया, छोटा भाई ये काम करेगा, दोनों के काम बांट दिए। तो बड़े भाई को जो काम दिया वह छोटा नहीं कर सकता, छोटे को जो काम दिया वह बड़ा नहीं कर सकता। यानी बड़ा भाई यहां पर जो काम कर रहा है वह छोटा नहीं कर रहा, छोटे का काम बड़ा नहीं कर रहा, तो दोनों के काम अलग अलग हो गए। कहने का मतलब जो बड़े भाई का काम है वह केवल बड़ा भाई करेगा, छोटे का केवल छोटा भाई करेगा। इस प्रकार से संघ सूची से संबंधित जितने भी विषय होंगे उस पर नियम कौन बनाएगा, उस पर संघ बनाएगा, केंद्र बनाएगा। राज्य सूची से संबंधित जितने भी विषय होंगे उन पर राज्य बनाएगा। अब आपके पिताजी ने कार्यों का बंटवारा कर दिया था कि इतने कार्य है, इतने बड़े भाई करेंगे, इतने छोटे भाई करेंगे। ऐसे ही हमारे संविधान में संघ से संबंधित कुछ कार्य बांट दिए कि ये जो विषय हैं, ये जो कार्य हैं, ये आएंगे संघ के अंतर्गत। कुछ कार्यों की एक लिस्ट बना दी, कुछ कार्यों की लिस्ट बना दी कि ये कार्य राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो ये समवर्ती सूची क्या है, इसका मतलब क्या है? अब देखिए, आपके पिताजी ने कहा कि कुछ कार्य बड़ा करेगा, कुछ छोटा करेगा, यानी बड़े भाई करेंगे, छोटे भाई करेंगे। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी तो हैं कि जिन्हें दोनों भाई कर सकते हैं, होंगे ना ऐसे कार्य। ठीक ऐसा ही समवर्ती सूची का है, यानी ऐसे विषय जिन पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है, उसे हम रखते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। मान लीजिए एक काम था जिस पर केवल केंद्र बनाएगा तो ये केंद्र सूची, संघ सूची का हिस्सा। एक काम था जिस पर केवल राज्य बनाएगा तो राज्य सूची का हिस्सा। लेकिन एक काम ऐसा दिख रहा है कि ये राज्य से संबंधित भी है और केंद्र से संबंधित भी है, तो इसे दोनों बना सकते हैं, इसलिए इसे समवर्ती सूची का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन एक बात और आती है यहां पर कि सर जब दोनों कानून बनाएंगे तो इसमें अगर विरोध आ जाता है तो कानून किसका मान्य होगा? तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, अगर विरोधाभास आता है तो वह संघ सूची से संबंधित कार्य को मान्यता प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखना है, भाग 4 में अनुच्छेद 40 जो है यह राज्य सूची का हिस्सा है। बड़ा सिंपल प्रश्न आएगा कि आर्टिकल 40 किस सूची से संबंधित है, तो ध्यान रखना है राज्य सूची से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इस पर राज्य कानून बनाता है, राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। इसके बाद ये आर्टिकल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 246(3) या आर्टिकल 246(3). आर्टिकल 246(3) ये कहता है कि विधानसभा व्यवस्था हेतु कानून बना सकता है। कहने का मतलब यह है कि अब आपने स्थानीय स्वशासन को उल्लेख किया, स्थानीय स्वशासन का, तो स्थानीय स्वशासन का जब उल्लेख मिलता है किसी भी कार्य को करते हैं तो व्यवस्था बनाना बड़ा ही जरूरी है। तो इसके संबंध में व्यवस्था कौन बनाएगा? तो फिर संविधान में उल्लेख किया कि इसके संबंध में व्यवस्था बनाने हेतु जो कानून बनाएगा वह रहेगी विधानसभा। और ये ऐसे ही नहीं बनाएगी, इसके पास जो राइट रहेगा, जो अधिकार रहेगा, वह अधिकार देगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246(3). प्रश्न केवल इतना बनता है कि स्थानीय स्वशासन की व्यवस्थाओं के संबंध में कानून बनाने का कार्य विधानसभा को कौन सा आर्टिकल देता है या किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है। तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 246(3). बस आपको ये आर्टिकल याद कर लेना है। इसके बाद क्या हुआ कि जब ये सब स्थिति हो जाती है तो देश में पहली बार स्थानीय स्वशासन की बात अगर हम करते हैं तो देश में पहली बार स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती है राजस्थान के नागौर में। और राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत होती है। ये जो डेट है 2 अक्टूबर 1959 बड़ी ही महत्वपूर्ण डेट है। इस पर मार्क लगा लीजिए, इस पर आईएमपी लिख लीजिए, इस पर वेरी आईएमपी लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि देश में पहली बार स्थानीय स्वशासन की शुरुआत राजस्थान के नागौर में हुई। और ये शुरुआत पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। और कब की गई? 2 अक्टूबर 1959 को की गई। यहां तक चीजें क्लियर है। 2 अक्टूबर 1959 ये डेट याद रखना है। किसने शुरुआत की? पंडित नेहरू ने की। कहां से की? राजस्थान के नागौर से की। देश में पहली बार की गई। तो ये फैक्ट तो आपको ध्यान रखना है। इससे बाद एक चीज और आ सकती है, प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि भारत में
जो पंचायती राज की व्यवस्था है, ये व्यवस्था किस समिति की अनुशंसा के आधार पर मानी जाती है? देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर एक स्तरीय पंचायत है, केवल ग्राम पंचायत है। कुछ है जहां पर 3 स्तरीय है, ग्राम पंचायत भी है, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत भी है और जिला पंचायत भी है। कुछ जगह 2 स्तरीय है, यानी ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। तो भारत के संविधान में या भारत में अधिकांशतः 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी ग्राम स्तर, आप भी जानते हैं हमारे यहाँ ग्राम स्तर पर भी मिलती है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो 3 स्तरीय अधिकांशतः या अधिकांश राज्यों में यही व्यवस्था अपनाई गई है। कुछ राज्य अपवाद स्वरूप है जहां पर 1 स्तरीय देखने को मिलती है, कहीं पर 2 स्तरीय है, कहीं पर 4 स्तरीय भी है। डिटेल में हम समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है। बस अभी मैं जो बता रहा हूं वह इतना ध्यान रखना है कि भारत में ये जो पंचायती राज, ये 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था अधिकांश राज्यों में अपनाई गई, ये किस समिति की अनुशंसा पर अपनाई गई? तो ये अपनाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर। बस आप इतना ध्यान रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा कि भारत के अधिकांश राज्यों में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की अनुशंसा पर अपनाई गई? तो मैं लिख देता हूं, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बलवंत राय मेहता, है ना। बलवंत राय मेहता समिति, इस समिति को हम डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना, इसके प्रावधानों को देखेंगे। बस इतना ध्यान रख लीजिए कि भारत में ये जो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई, ये इस समिति की अनुशंसा पर अपनाई गई। तो साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में इससे आगे की चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसमें हम विभिन्न समितियों के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक, और इसके साथ ही अन्य समितियों के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। चिंता नहीं लेना है, पढ़ाई करते रहिए, टेंशन अपने आप को मत दीजिए, बस पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करें, संकोच नहीं करें, है ना। ऐसा नहीं करना है कि यार मेरा ये डाउट है, सर जवाब देंगे या नहीं। मैं आपके इसी कार्य के लिए हूँ कि आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकूँ, और कोई भी डाउट आए तो आपको कमेंट करके बताना है, हम उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।